नमस्ते। अगर आप हाई स्कूल बायोलॉजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कभी-कभी वो मोटी-मोटी विज्ञान की किताबें देखकर थोड़ा डर लग सकता है ना? ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज का ये एक्सप्लेनर आपकी उसी नींव को एकदम मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम जीव विज्ञान के उन सभी बुनियादी सिद्धांतों को कवर करेंगे जो आपको इस विषय को समझने में बहुत काम आने वाले हैं। ये सत्र एक बेहतरीन स्टडी गाइड का काम करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम किन किन टॉपिक्स को टच करेंगे, एक नज़र डालते हैं। हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले जीव विज्ञान का परिचय, फिर उसकी शाखाएं, जीवों के लक्षण, जीवन की उत्पत्ति और अंत में वैज्ञानिक पद्धति। इसे एक फनल की तरह सोचिए। हम एक बहुत ही व्यापक परिभाषा से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे उन सटीक और प्रैक्टिकल तरीकों तक पहुंचेंगे जिनका उपयोग वैज्ञानिक आज भी करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जीव विज्ञान का परिचय। अब देखिए, किसी भी बेहतरीन एग्जाम रिव्यू की शुरुआत हमेशा एक रॉक सॉलिड परिभाषा से होनी चाहिए। सही कहा ना? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अगर हम इस भारी भरकम शब्द को बहुत ही आसानी से तोड़ें तो ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहला है बायो यानी बायो, जिसका सीधा सा मतलब है जीवन, और दूसरा है लोगोस यानी अध्ययन। सरल शब्दों में कहें तो ये हर उस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जिंदा है, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रोब्स हों जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, या फिर विशाल पेड़ और हम इंसान। उनकी संरचना, उनके काम करने का तरीका, उनका विकास, ये सब कुछ इसी में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, जीव विज्ञान की शाखाएं। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा विषय जिसमें दुनिया भर का पूरा जीवन समाया हो, उसे एक साथ पढ़ना तो असंभव है। इसीलिए इसे अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। और सच बताऊं तो परीक्षा के लिए इस तरह ग्रुप बनाकर याद रखना एक बेहतरीन ट्रिक है। ये 10 प्रमुख शाखाएं हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। बॉटनी में हम पौधों का अध्ययन करते हैं, ज़ूलॉजी जानवरों के लिए है, और माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। जेनेटिक्स जीन्स के बारे में है, और इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के रिश्ते को समझाता है। इसके अलावा एनाटॉमी अंदरूनी अंगों की बनावट के लिए, फिजियोलॉजी उन अंगों के काम करने के तरीके के लिए, साइटोलॉजी सेल्स के लिए, टैक्सोनॉमी जीवों को क्लासिफाई करने के लिए, और अंत में बायोटेक्नोलॉजी जहां तकनीकी उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, जीवों के लक्षण। ये तो एकदम स्पष्ट है कि जीव विज्ञान क्या है, लेकिन असल में जीवित होने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये जीवित होने की एक बायोलॉजिकल चेकलिस्ट है। अगर कोई चीज जीवित है तो उसमें ये 9 लक्षण पक्का होंगे। फटाफट देखते हैं। वृद्धि यानी समय के साथ बढ़ना, श्वसन यानी एनर्जी के लिए सांस लेना, पोषण के लिए भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन, संवेदनशीलता यानी बाहरी चीजों को महसूस करना, किसी न किसी तरह की गति या मूवमेंट दिखाना, माहौल के हिसाब से खुद को ढालने के लिए अनुकूलन, और अंत में एक पूरा जीवन चक्र यानी जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु। एग्जाम में जब भी जीवन के लक्षण पूछे जाए, बस इस चेकलिस्ट को याद कर लीजिए। अब आते हैं खंड 4 पर, जीवन की उत्पत्ति। ये हिस्सा सच में बहुत रहस्यमयी है। आखिर इस पृथ्वी पर जीवन शुरू कैसे हुआ, ये बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। इतिहास में 2 सिद्धांत हमेशा आमने सामने रहे हैं। एक था स्वतः जनन सिद्धांत या स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। पुराने समय में लोग मानते थे कि जीवन निर्जीव चीजों से बस अपने आप पैदा हो जाता है, जैसे गंदगी से कीड़े बन जाना। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? और हाँ, ये पूरी तरह गलत साबित हुआ। दूसरी तरफ है जैव जनन सिद्धांत यानी बायोजेनेसिस, जो कहता है कि नया जीवन केवल और केवल पहले से मौजूद जीवन से ही आ सकता है। इन दोनों का विजुअल कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि विज्ञान ने समय के साथ कैसे प्रगति की है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जीवन केवल जीवन से आता है तो सबसे पहला जीव कहाँ से आया? यहीं पर आता है रासायनिक विकास सिद्धांत। आज के समय में यही सबसे अधिक मान्य वैज्ञानिक थ्योरी है। इसे ओपेरिन और हल्डेन ने प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि शुरुआती पृथ्वी पर जो गैसें थीं, जब वे बिजली, भयंकर ताप और रेडिएशन के संपर्क में आईं तो उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थ बने, और बस उन्हीं रसायनों से धीरे धीरे दुनिया की पहली जीवित कोशिका का निर्माण हुआ। लेकिन विज्ञान में सिर्फ थ्योरी नहीं चलती, ठोस सबूत चाहिए होते हैं, और वो सबूत दिया मिलर यूरे प्रयोग ने।
हाई स्कूल एग्जाम्स के लिए इसे एक बहुत ही हाई वैल्यू टॉपिक मानकर चलिए। मिलर और यूरे ने अपनी लैब में बिल्कुल वैसी ही कंडीशन बना दी जैसी प्रारंभिक पृथ्वी पर थी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन हालातों में सचमुच कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं। इस अकेले प्रयोग ने रासायनिक विकास सिद्धांत को वो आवश्यक प्रमाण दे दिया जिसकी सबको तलाश थी। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, खंड 5, वैज्ञानिक पद्धति। अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए हैं उन्हें एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से खोजा गया है। वैज्ञानिक पद्धति वो सटीक क्रम है जो विज्ञान को विज्ञान बनाता है। ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से इसके पहले हिस्से को दर्शाता है। एक वैज्ञानिक के काम की शुरुआत होती है चरण 1 यानी अवलोकन से, किसी घटना को बहुत ध्यान से देखना। फिर आता है चरण 2, समस्या निर्धारण, मतलब स्पष्ट रूप से पहचानना कि समस्या क्या है। उसके बाद चरण 3, परिकल्पना या हाइपोथेसिस, जो कि एक संभावित समाधान का अनुमान होता है। और फिर चरण 4, प्रयोग, जहां उस अनुमान की असल जांच की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया एक शुरुआती विचार को एक टेस्टेबल एक्सपेरिमेंट में बदल देती है। प्रयोग पूरा होने के बाद का सफर डेटा संग्रह से शुरू होता है, मतलब प्रयोग से जो भी तथ्य मिले उन्हें इकट्ठा करना। फिर चरण 6 है विश्लेषण, उस डेटा का गहराई से अध्ययन करना। चरण 7, निष्कर्ष, यानी अध्ययन के आधार पर यह तय करना कि आखिर हुआ क्या। और एकदम आखिर में आता है चरण 8, सिद्धांत निर्माण। जब कोई निष्कर्ष अलग अलग प्रयोगों में बार बार सच साबित होता है, तब जाकर वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत या थ्योरी बनती है, जिसे हम और आप किताबों में पढ़ते हैं। तो ये था जीव विज्ञान का वो मजबूत बुनियादी ढांचा जो आपकी परीक्षा की तैयारियों में बहुत मदद करेगा। लेकिन आज का सत्र खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भविष्य में जीव विज्ञान की कौन सी बिल्कुल नई शाखाएं उभरेंगी? क्या हमें जेनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई नया रूप देखने को मिलेगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान का असली भविष्य इन पाठ्य पुस्तकों के बाहर ही इंतजार कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।